Hello friends, I am Rajiv Singh here. Hope you people are also fine and safe in this COVID-19 and doing great. Hope you are utilizing this lockdown time very effectively and doing as much study as possible because every problem has some great advantages as well. It's come with some great opportunities, and this lockdown session is also one of them. You are 24 hours times is at your disposal, and you can very well use these times to prepare your exams papers well. इससे अच्छा टाइम फिर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है. हालांकि देर आर सो मेनी डिफिकल्टीज इन दिस लॉकडाउन, बट यू कैन यूज इट एज फॉर योर एडवांटेजेस. ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से अच्छे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन दिस लॉकडाउन सेशन. बी सेफ एंड try to study also, try to utilize this lockdown period properly. Earlier session we have talked about how to prepare BPSC PT mains interview. In study session we talked about how to study history, what should be our approach, what are the different books we should consider, we should go through for this for the preparation of BPSC. Today we are and yesterday also we discussed about the ancient history Bihar part 1 to advent of Mahajanpadas. Today we are going to talk about ancient history part 2 of Bihar. This history include from later Vedic period to up to start of medieval period. Moreover, you can say that from advent of Mahajanpada till the time whole Bihar is started being ruled by Sultanate rulers. Dear friends, this is the very important part of history of Bihar as well as country. अगर हम बात करें बिहार की हिस्ट्री इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, तो हम बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया, बिकॉज द होल हिस्ट्री, historical movements, all historical developments are were concentrated in this lower middle and lower Gangetic regions. You know that Aryans were settled first after the Indus Valley civilization. Aryans started settling in the upper Gangetic Valley, and gradually they follow the path of Ganga and they reached in the Middle Valley. So today we are going to talk about this part of the history of Bihar. Moreover, this part of history, which is called as golden period of Bihar. आज भी जो भी अगर किसी भी चीज़ के बारे में बहस होती है, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में बहस होती है, इवन कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो बिहार के टॉप लीडर्स हैं, वो भी बिहार के डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करनी हो तो हम लोग बात करते हैं इसी पीरियड के बारे में कि हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य थे, हमारे पास कौटिल्य थे, हमारे पास इतना डेवलप्ड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारे पास पाटलिपुत्र था, हमारे पास राजगृह था, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ थे. तो ऑल दीज थिंग्स वी टॉक अबाउट बिहार इन द ग्लोरी ऑफ बिहार, यू विल फाइंड दैट ऑल दीज पीरियड्स आर, all these historical development are connected to this phase of history. तो जो आज हम ये सेशन कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टुडे सेशन, इसमें हम लोग अभी बात करेंगे गोल्डन हिस्ट्री ऑफ बिहार, गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में. जो बीपीएससी का पीटी का प्रिपरेशन है उसमें ये इस पोर्शन का काफ़ी महत्व है. बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो जब हम इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे तो हम पीटी के प्रिपरेशन में भी इसको अच्छे से इंक्लूड करते चलेंगे. जो भी क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आएंगी, जो भी इम्पोर्टेंट ये डाटा आएगा, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स नेम्स एंड सिस्टम्स आएगा, उसको हम लोग अच्छे से याद करते चलेंगे. साथ साथ हम देखेंगे कि हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं उसमें किस तरह से कंसेप्ट डेवलप होता है, उन चीज़ों के बारे में भी हम आज के सेशन में जानेंगे. एंड जो भी जिन भी स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो देखेंगे कि हिस्ट्री मेंस ऑप्शनल के लिए भी आज के सेशन में काफ़ी कुछ है, और वो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को अच्छे से इसके बाद कंटेम्पलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे. उसका जो बेसिक थीम है, जो डेवलपमेंट हुआ है इस पीरियड में, उसको अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे, और अपना जो बेसिक कंसेप्ट जिसके बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे. डियर फ्रेंड, हम लोग अर्लियर सेशन में देख चुके हैं कि किस तरह से पैलियोलिथिक फेज से लेके चैल्कोलिथिक फेज तक, मतलब पूरा पाषाण काल से लेके ताम्रपाषाण
काल तक के पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, क्या क्या इम्पोर्टेंट प्लेसेस रहे हैं, क्या क्या एक्सकेवेशन से हमें वहाँ उस समय के बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुई है, कैसे हम जो सर्टिफिकेशन जो भी एक्सकेवेशन हुआ है उसके थ्रू हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, और हम किस तरह से उस समय के हिस्टोरिकल एविडेंसेस को अच्छे से साइंटिफिक अप्रोच के साथ उसको डिस्कस कर सकें, और उस समय किस तरह का सोसाइटी और डेवलपमेंट का लेवल क्या रहा था उसके बारे में हम लोग जान पाएँ। हमने देखा था अर्लियर क्लासेस में कि चिरांद किस तरह से एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन के रूप में उभरा था, जिसमें हमें मेसोलिथिक, नियोलिथिक से लेकर चैल्कोलिथिक पीरियड तक के सारे एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। तो आज जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि महाजनपदा का स्टार्ट से लेकर मॉडर्न पीरियड तक के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो हम जानेंगे, साथ में सोर्सेज के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में सोर्सेज का बहुत महत्व है, क्योंकि जब हमारे पास उसका अच्छे से रिटन रिकॉर्ड नहीं है और कोई और दूसरा साइंटिफिक प्रूफ्स नहीं है, तो जो भी सोर्स हमारे पास उसमें अवेलेबल है उनका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसी सोर्सेज के आधार पे हम हिस्टोरिकल जो क्रोनोलॉजी है उसको हम बिल्डअप करते हैं, उस समय सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। लेकिन साथ में काफ़ी वेरिएबल भी होता है। सपोज दैट कि जो एविडेंसेस हमें अभी मिले हैं उसके आधार पे हम क्रोनोलॉजी बनाते हैं। कल कोई नया एविडेंस अगर मिल जाए, कोई नया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो देर आर चांसेस कि वो जो हमारा अब तक का क्रोनोलॉजी चलते आ रहा है उसमें बदलाव आ जाए। सो हम इस सेशन में इस पीरियड के बारे में किस किस तरह के सोर्सेस हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि क्या इकोनॉमिकल और सोशल चेंज इस पीरियड में हुआ, क्योंकि ये जो पीरियड था एक स्टार्ट था इंडियन सिविलाइजेशन को लेके, एक तरह से एक स्टार्ट था जो कि बाद में ग्रेट इंडिया के रूप में फॉर्म हुआ, ग्रेट इंडिया के रूप में इवॉल्व हुआ और फाइनली पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया। साथ में हम देखेंगे कि इस पीरियड में डिफरेंट कौन से किंगडम थे जिन्होंने मगधा को रूल किया, और वो किस तरह से मगध के पावर को और एक्सपेंड करने में क्या क्या अपना योगदान दिया। साथ में हम देखेंगे कि इन 16 महाजनपदों में ऐसा आखिर क्या था कि मगध का ही एम्पायर इतना ग्रो किया। व्हाट वेर द रीजंस, व्हाट वेर द बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम, व्हाट वेर द बेसिक कल्चरल इन्वायरमेंट और जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ मगधा, so that Magdha became a great empire of that period among the 16 Mahajanpadas. So it will be very important to understand that कि what were the region of rise of Magdha empire, हम लोग अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड, जो इस समय का हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज उसमें दो तरह के सोर्स हैं, एक लिटरेरी सोर्स हैं और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पीटी में बहुत हेल्प करेगा, साथ साथ आपको मेंस ऑप्शनल में भी काफ़ी मदद करने वाला है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक चीज़ और समझने की बात है कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते हिंदू जो उस समय ब्राह्मणिकल सिस्टम था उसमें बहुत सारे पॉलिसीज आ गई थी, बहुत तरह का कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो गया था, जिसके कारण जो आम लोग थे, जो जनरल पीपल थे, उसको फॉलो कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिज्म और जैन भी डेवलप हुए, साथ साथ अन्य अदर अजीबक वगैरह भी डेवलप हुए, इस तरह का रिलीजियस सेक्ट डेवलप हुआ। तो उन्होंने जो अपने बुद्धिस्ट लिटरेचर में जिन्होंने लिखा है, जो जैन लिटरेचर में बहुत सारी बातें लिखी गई है, तो उस समय सोसाइटी, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में लिखा है। तो ये जो है इस पीरियड के बारे में जानने के लिए एक अच्छा सोर्स, एक लिटरेरी सोर्स देता है हमको। साथ में पुरानाज है, वो भी हमारे ग्रेट सोर्सेस है, फॉरनर डिटेल्स भी हैं। उस समय आप लोग जानते होंगे, मेकस्थनीज का नाम सुनते होंगे, जिन्होंने मौर्य पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो एम्बेसडर थे। तो उन्होंने काफ़ी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी है। इट इज़ अ ग्रेट बुक टू नो दैट टाइम ऑफ कल्चर, पॉलिटिकल एंड सोशियो डेवलपमेंट ऑफ मौर्यन पीरियड। तो हम देखेंगे कि वो भी किस तरह से एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स है उस समय के बारे में जानने के लिए। साथ में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, रिमेन्स फाउंड एट एक्सकवेशन साइट, जो डिफरेंट एक्सकवेशंस हुए हैं, उनसे जो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, डिफरेंट आइटम्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बर्तन मिले हैं, उससे हमें काफ़ी कुछ उस पीरियड के बारे में जानने में मदद मिलती है। साथ में इस पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट है, जो फर्दर हम महाजनपद से आगे जब मॉडर्न पीरियड की तरफ बढ़ते हैं, तो अशोका राव के एडिक्ट, पीलर एडिक्ट एंड इनका जो केव इंस्क्रिप्शंस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं उस समय के बारे में जानने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अगर हम बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर की बात करें
तो अभिधम्म पिटक है जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिटरेचर ऑफ बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म का एक इम्पोर्टेंट लिटरेचर है। उस समय जो 16 महाजनपद है उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। सारे अभिधम्म पिटक में सारे जो 16 महाजनपद हैं वो कहाँ कहाँ थे, उनमें कौन कौन रूलर्स थे, किस तरह का सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उसके बारे में लिखते हैं। साथ में अंगुत्तर निकाय में वो क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं। अभिधम्म पिटक से भी ज़्यादा क्लियरली वो अंगुत्तर निकाय में डिस्कस करते हैं उस समय कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, और जो डिफरेंट जनपद है। उसी समय का एक और बुद्धिस्ट लिटरेचर है दिग्घा निकाय। ये सब फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अभिधम्म, अंगुत्तर, दिग्घा डबल एडी कर सकते हैं ताकि इससे हमको एक एब्रिविएशन मिल जाए और हमको इसको याद कर सकें लिटरेरी सोर्स के रूप में। तो उस समय 16 महाजनपद थे, लेकिन जो दिग्घा निकाय है बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्स वो उसमें से 12 महाजनपद के बारे में ही डिस्क्राइब करता है। ये चीज़ को हमको समझना है कि अभिधम्म पिटक है तो 16 महाजनपद के बारे में हमें डिटेल देता है, लेकिन दिग्घा निकाय है वो सिर्फ 12 महाजनपद के बारे में ही हमें डिटेल्स बताता है। उसी तरह चुल्ला निदेशा एक एंशिएंट बुद्धिस्ट कैनन है, उससे भी हमें उस समय के सोसाइटी के बारे में और जो उसमें का पॉलिटिकल कल्चर था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रहा था उसके बारे में जानने को मिलता है। और हम लोग बचपन से जातक स्टोरीज के बारे में सुने होंगे। जातक स्टोरी एक्चुअली जो है वो गौतम बुद्धा के अर्लियर्स जो लाइफ थे उसमें वो क्या क्या थे और वो किस तरह से लाइफ उन्होंने जिया है उसके बारे में डिटेल है। तो जब हम उन कहानियों को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि बुद्ध किस क्षेत्र में जा रहे हैं, वो एक जगह से दूसरे का किस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, वो किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह का उस समय सोशल बैकग्राउंड लोगों का रहा है, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग लगे हुए थे। तो जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जहाँ तक स्टोरीज में इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उस समय मॉडर्न पीरियड का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था, साथ साथ पॉलिटिकल कंडीशन था, उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ इंसाइट मिलता है। एंड वी आर एबल टू बिल्ड एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मॉडर्न पीरियड। साथ ही महाभस्म और दीपभस्म जो है वो अशोका ने बुद्धिज्म को किस तरह से स्प्रेड किया है, द रोल ऑफ अशोका इन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। इससे हमें पता चलता है कि अशोका किस तरह से बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, साथ साथ उसके एक्सपेंशन में काफ़ी अच्छा रोल और काफ़ी ग्रेटर रोल प्ले उन्होंने किया है। उसी तरह एक तिब्बतन बुद्धिस्ट टेस्ट है दिव्यावदाना, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे हम समझेंगे दिव्यावदाना एज ए तिब्बतन बुद्धिस्ट टेस्ट। इसमें जो है इसमें हम जानते हैं कि इससे हमें जानने को मिलता है कि अशोका ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए क्या क्या एफर्ट लगाया था। अशोका जो बुद्धिज्म था उसको पॉपुलर करने में अशोका का बहुत बड़ा रोल रहा है, और दिव्यावदाना में उन सारे एफर्ट जो अशोका ने लगाए थे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए थ्रू आउट द एशियन कंटिनेंट, उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ मिलता है। उसी तरह एक भगवती सूत्र है जैन लिटरेचर में, भगवती सूत्र है, वो भी हमें 16 महाजनपद के बारे में और उसमें सोशल पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको समझना होगा कि जो भगवती सूत्र है वो जैन लिटरेचर है जो हमें महाजनपद के बारे में बताता है। उसी तरह अभिधम्म पिटक, अंगुत्तर निकाय और दिग्घा निकाय, ये तीनों जो हैं वो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जो हमें जनपद के बारे में बताता है। जहाँ तक स्टोरी, इसको समझ लें कि ये स्टोरी ऑफ बुद्धास अर्लियर लाइफ, इनफैक्ट जो है ये इट्स डिस्कस अबाउट अर्लियर स्टोरी ऑफ अर्लियर लाइफ्स ऑफ बुद्धा। महाभस्म, दीपभस्म आर ऑल्सो बुद्धिस्ट लिटरेचर, और ये अशोक ने कैसे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में क्या क्या रोल प्ले किया था उसके बारे में है। दिव्यावदाना इज ए तिब्बतन बुद्धिस्ट टेस्ट, इसको हमें थोड़ा याद करने की जरूरत है, और जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो उसमें हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। अदर लिटरेरी सोर्स, पुराणाज, जैसे जो ऋग्वेदा था और जो वेदाज था वो अर्ली वैदिक पीरियड से लेकर लेटर वैदिक के पीरियड थे, बाद में पुराणाज वगैरह आने लगे। तो जो उस समय के पुराणाज हैं वो भी 16 महाजनपद के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कुरु हो गया, पांचाल हो गया, ये सब चीज़ हम महाभारत में भी देखते हैं। तो इन सारे जनपदों का डिस्क्रिप्शन हम पुराणाज में मिलता है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स उस समय का जो मॉडर्न पीरियड का है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या। आज जनरली हम लोग अर्थशास्त्र को हम इकोनॉमी से समझ लेते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र इकोनॉमी से नहीं डील करके उसमें पॉलिटियन गवर्नेंस कैसा था मॉडर्न पीरियड में उसको ये डिस्कस करता है। साथ में कौटिल्य चाणक्य का बहुत बड़ा रोल रहा है मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न
एम्पायर को खड़ा करने में। साथ साथ चूंकि मौर्यन पीरियड एक स्टार्ट था, वहाँ से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन जो एम्पायर है वो काफ़ी डेवलप किया। वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ अभी जो वेस्टर्न बाउंड्री है इंडिया का, पाकिस्तान से आगे तक का, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी उसमें इंक्लूडेड था। तो मॉडर्न ये इंडियन एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में कौटिल्य का बहुत बड़ा रोल है। और उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पॉलिटी के बारे में, सेना को किस तरह से रखना है, किसको कितना पेमेंट देना है, किस तरह से टैक्स कलेक्शन होना है। इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया हुआ है। उसी में दूसरा बुक है मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त। ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के हेल्प से नंदा को डिफीट किया था, कैसे हराया था उसको, और कैसे मौर्य एम्पायर का ये रखा था। अच्छा, तीसरा सोर्स है इसमें मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर थे। उन्होंने जो इंडिया के सोसाइटी के बारे में जाना, कल्चर के बारे में जाना, तो उन्होंने एक बुक इंडिका लिखी। हालांकि उसका मेन कॉपी तो ख़त्म हो गया है, लॉस नहीं रहा, लेकिन उससे जो पहले चीज़ें देख के जो दूसरी बुकें लिखी गई है या फिर जो उसका शेष बच गया है, उससे काफ़ी कुछ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। तो हम जनरली जानते हैं कि जनरली इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन मेगास्थनीज जो है उन्होंने तत्कालिक इंडिया को, इंडियन सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड नहीं करके उनको 7 कास्ट में डिवाइड किया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और हमें इसको याद रखनी चाहिए कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में इंडियन सोसाइटी को ट्रेडिशनल 4 पार्ट में डिवाइड ना करके 7 पार्ट में डिवाइड किया है। डिवाइडेड इंडिया इनटू 7 कास्ट। वो 7 कास्ट कौन कौन से थे? सबसे पहले सोफिस्ट थे। सोफिस्ट जिसको कि आज के हम ब्राह्मण बोल सकते हैं, जो पूजा पाठ कराने में आते थे, तो उसमें से ब्राह्मण नहीं होके जो बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह थे वो भी इसमें इंक्लूडेड थे। दूसरा फार्मर्स, चूँकि उस समय का जो इकोनॉमी था वो फार्मिंग के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट था, तो फार्मर्स को टोटल एक डिफरेंट कास्ट के रूप में ये किया गया है। साथ में देखा जाता है कि जब वार होता था, क्योंकि वो पीरियड ऐसा था कि लोग, हर एक जो किंग है, हर एक रूलर है ज़्यादा बड़ा से बड़ा एरिया वो कवर करना चाहता था, ताकि कि उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा हो, वो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सके, और ज़्यादा, जिसके कारण वो टैक्स कलेक्ट करके ज़्यादा बड़ी आर्मी को खड़ा कर सके और ज़्यादा पावरफुल हो सके। तो फार्मर को एक इम्पोर्टेंट कास्ट के रूप में मेगास्थनीज ने रखा है। साथ में ये भी बताया है उस समय जो वार होता था, जो लड़ाइयाँ होती थी, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो उसमें फार्मर्स को टच नहीं किया जाता था, उनका जो फसल था उनको बर्बाद नहीं किया जाता था, साथ में उनको इंस्लेव नहीं किया जाता था, और वो अनटच्ड रहते थे वार एक्टिविटी से। तीसरा है हर्ड्समैन या फस्टरल्स जो होते हैं, जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं, इनका भी एक अलग कास्ट के रूप में मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी में रखा है। चौथा है आर्टिजन एंड शॉपकीपर्स, जो वैश्य जिसको कि समझ जा सकता है आज के समय में, जो डिफरेंट आर्टिजन थे, सुनार थे, लोहार थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, साथ में वो जो उनको अपनी दुकानों पे ले जाके रिटेल करते थे, तो एक अलग कास्ट के रूप में इन्होंने रखा है। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे और काफ़ी टैक्स जो है रूलर इससे कलेक्ट करते थे। सोल्जर्स, ऑफ कोर्स सोल्जर जो हैं वो क्षत्रिय के रूप में अगर समझा जा सकता है। इनका मेन काम था राजा को प्रोटेक्ट करना, उसके किंगडम को प्रोटेक्ट करना, साथ साथ जो भी लड़ाइयाँ हो दूसरे रूलर के साथ उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। 6th था ओवरसीयर्स और सुपरवाइजर्स। यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ब्यूरोक्रेट्स है, उसको ये रखा जा सकता है। क्योंकि जो नया नया महाजनपद डेवलप हुए थे, तो बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हो रही थी, उसमें बहुत सारा प्लानिंग चल रहा था, सिटी प्लानिंग चल रहा था, कैसे कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग्स होनी है, किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम होना है, तो कैसे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, उसके लिए क्या क्या पब्लिक बिल्डिंग्स होनी चाहिए, तो और जो रूरल एरिया है उसमें किस तरह का जो है किंग के द्वारा क्या क्या पब्लिक के लिए पब्लिक यूटिलिटीज बनाए जाने हैं। तो जितना भी काम उस समय होता था वो उनको ये ओवरसीयर से सुपरवाइज करते थे, और ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कास्ट उस समय में माना जाता था। 7th है कि पीपल हु डेलिब्रेट अबाउट रूलिंग्स ऑफ द किंग्स। उस समय जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होता था, जो भी
एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिकल घटनाएं घट रही होती थी उससे वो राजा को अवेयर करते थे, राजा को सलाह देते थे, किंग को सलाह देते थे। एक तरह से उनका कैबिनेट समझा जा सकता है। ये लोग काफ़ी पावरफुल थे, इवन कि राजा को चुनने में, उसको जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं उनको चुनने में इनका काफ़ी रोल था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल 4 कास्ट सिस्टम इंडिया में था उसके इतर विगस्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 कास्ट में डिवाइड किया है। सोफिस्ट, फार्मर्स, हर्ट्समैन, आर्टिजन एंड शॉपकीपर्स, सोल्जर्स, ओवरसियर एंड दोज हु डिलिबरेटेड अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन टू द रूलर्स। अब है कि हम उस समय के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो उस समय का जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अशोका रॉक एडिक्ट, अशोका पिलर एडिक्ट एंड अशोका केव इंस्क्रिप्शन। तो इसमें अशोका रॉक एडिक्ट में हम देखते हैं कि 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स आर देयर हु डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा। अशोका ने बुद्धिज्म को पॉपुलर करने के लिए धम्मा नाम का एक सिस्टम चलाया था जिसमें काफ़ी सोशियो कल्चरल चेंजेस लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो धम्मा का क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो उसमें 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा 2 कलिंगा रॉक एडिक्ट है, 14 + 2 16 हो गया समझ लीजिए। तो 14-2 आप इस तरह से याद करते हैं, 14 मेजर 2 कलिंगा, 14 + 2। इसमें पोस्ट कलिंगा वार के बाद किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट हुआ था, नया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कलिंगा में लागू हुआ था, उसके बारे में कलिंगा रॉक एडिक्ट बताता है। इसके अलावा सम माइनर रॉक एडिक्ट्स आर देयर हु डिस्कस अबाउट पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका एंड हिज धम्मा, कि अशोका का अपना पर्सनल लाइफ कैसा था, किस तरह से उन्होंने राइज किया, किस तरह से उन्होंने बुद्धिज्म के इफेक्ट निभाया, किस तरह से उन्होंने धम्मा में अपनी आस्था दी और किस तरह से धम्मा को पॉपुलर करने के लिए अपना सारा एफर्ट लगाया। उसी में एक है भाबरू बैरत रॉक एडिक्ट जो राजस्थान में है। पहले अशोका बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते थे, पहले वो ब्राह्मणिकल फॉलोअर थे, बाद में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो भाबरू बैरात रॉक एडिक्ट जो राजस्थान में है वो बताता है कि किस तरह से अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। रॉक एडिक्ट के बाद पिलर एडिक्ट है। ये जो बड़े बड़े पिलर्स आज भी अगर आप लोग गए होंगे, वैशाली में भी एक पिलर है, भितरहवा में है, इलाहाबाद में है, रामपुरवा में है। तो वो जो पिलर एडिक्ट्स है उसमें बहुत सारा ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जो पता चलता है उसमें कि अशोका ने क्या क्या आदेश दिया था, धम्मा का क्या क्या पॉलिसी थी, किस तरह से वो रूलिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर थे वो किस तरह से पास किया जाता था, जनता को क्या संदेश दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें पिलर एडिक्ट्स में है। तो देर आर 7 पिलर एडिक्ट्स, इट वर्क एज अपेंडिक्स टू रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट्स में जो डिस्क्राइब किया हुआ है उसका अपेंडिक्स के रूप में पिलर एडिक्ट काम करता था। और इलाहाबाद और रामपुरवा है, दिस 7 पिलर एडिक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट है वो इलाहाबाद और रामपुरवा में। साथ साथ 4 माइनर पिलर रॉक एडिक्ट्स जिसमें सांची है, सारनाथ है, इलाहाबाद है। ये जो है अशोका जो फैंटेसी वो धम्मा है, धम्मा को लेके जो उनके अंदर काफ़ी कुछ चल रहा था, जो भी फैनेटिक्स था उनके अंदर, जो भी इमेजिनेशन था धम्मा को लेके, जो भी वो करना चाहते धम्मा को लेके, वो सारे इन 4 माइनर पिलर रॉक एडिक्ट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके साथ साथ 2 तराई पिलर एडिक्ट्स हैं। तराई हम उस क्षेत्र को बोलते हैं जो पहाड़ से जो नीचे वाला एरिया है, जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया नियर टू माउंटेन्स। तो ये लुम्बिनी नेपाल में है। इसमें अशोका बुद्धिज्म के प्रति कितना रिस्पेक्टफुल था उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। उसी तरह जो जहानाबाद और गया के बीच में बराबर केव्स हैं, वो 3 बराबर केव्स हैं जिसमें कि अशोका टॉलरेंस का क्या था, कैसे लोगों के प्रति, दूसरे रिलीजन के प्रति टॉलरेंट था, वो चीज़ें उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं पिलर एडिक्ट में 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, 4 माइनर पिलर एडिक्ट हैं, 742 को हम 742 का एक ये बना के हम इसको याद कर सकते हैं। 742 पिलर, माइनर, मेजर, माइनर एंड तराई। इसमें 7 पिलर एडिक्ट जो है अपेंडिक्स ऑफ रॉक एडिक्ट्स है। 4 माइनर पिलर रॉक एडिक्ट्स जो है फैंटेसी ऑफ धम्मा के बारे में बताता है। और 2 तराई पिलर एडिक्ट जो लुम्बिनी नेपाल में है वो रिस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म बताता है। चूँकि हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नेपाल इज नॉट ए डायरेक्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो बुद्धिज्म जैसे अशोका ने बहुत सारे लोगों को, अपने ही परिवार के सदस्यों को बाहर भी भेजा था धम्मा के प्रचार के लिए, जैसे अपनी बेटी संघमित्रा को उन्होंने सिलोन भेजा था। उसी तरह जो नेपाल है उसमें भी धम्मा के प्रचार के लिए लोगों को भेजा था। और वो जो लुम्बिनी में पिलर, तराई पिलर एडिक्ट्स है वो रेस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑफ अशोका बताता है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जो लोग जहानाबाद गया एरिया के आसपास रहते हैं और अभी बराबर केव्स नहीं घूम पाए हैं तो वो एक बार वहाँ पे ज़रूर जाएं ताकि वो हिस्ट्री को अपनी आंखों से देख सकें।
वो जो केव्स वहाँ पे हैं उसको वो देख सकें, ताकि वो चीज़ों को समझने में उनको ज़्यादा मदद मिल सके। ये देखिए एक ये पिलर इंस्क्रिप्शन है नुम्बली नेपाल का, वो किस तरह से ब्राह्मी लिपि में ये लिखा हुआ है। पहले लोग इस लिपि को नहीं पढ़ पा रहे थे, बाद में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको पढ़ा, तो उसके बाद इंडिया का हिस्ट्री बिल्कुल बदल ही गया था। ये देखिए सोकन पिलर एडिक्ट वैशाली में है, कभी मौका मिले तो ज़रूर एक बार घूम के आइए इधर से। ये सोका इंस्क्रिप्शन है, ये भी देखिए ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, रॉक के ऊपर एक जो लायन का फेस है उसके ऊपर ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अभी तक हमने सोर्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हमारे लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। डियर फ्रेंड्स, हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें दो डिस्कवरी जो है उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया। पहला डिस्कवरी था फायर का, तो पहले फायर आने से क्या क्या चेंजेस हुआ आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बिल्कुल ही बदल दिया। फायर के साथ साथ व्हील का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा ह्यूमन सिविलाइजेशन को चेंज करने में। तो उसी तरह मॉडर्न सिविलाइजेशन के विकास में आयरन का बहुत बड़ा रोल है। आयरन प्लेड ए बिगेस्ट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। कैसे, वो हम जानते हैं। आयरन के आने से पहले जो हम लोग टूल्स यूज़ किया जाता था वो या तो पत्थरों को किया जाता था या फिर कॉपर टूल यूज़ किया जाता था। क्योंकि स्टोन हार्ड होता है तो उसको हर एक तरह का टूल हम नहीं बना सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर तरह से उसको बेंड कर सकें। और कॉपर इतना लचीला होता है, इट्स सॉफ्ट होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टूल्स हम उससे नहीं बना पाते थे। लेकिन इस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड के बाद में, महाजनपद काल में आयरन की डिस्कवरी हुआ और आयरन की डिस्कवरी ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बिल्कुल बदल के रख दिया। कैसे, हम इसको जानते हैं। टूल्स ऑफ आयरन स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल भी होता है, और ये काफ़ी कड़ी से कड़ी चीज़ों को काट सकता है और बहुत सारी चीज़ों में वो काम आ सकता है। एग्रीकल्चर फ्लो ऑफ आयरन आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन प्लाउ फील्ड डीपर। जो हमारा खेत है, फील्ड होता है जिसको कि आज भी किसान हल से जोतता है या ट्रैक्टर से जोतता है, तो उसमें जो फाल लगे होते हैं वो आयरन के होते हैं। और आयरन स्ट्रॉन्ग होता है तो वो काफ़ी डीप उसको जोत सकता है। तो जितना वो डीप उसको फ्लो किया जाएगा उससे ज़्यादा जो सॉइल का न्यूट्रिशन उसको यूज कर सकेगा प्लांट्स, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैन बी मोर एफिशिएंटली डन, जैसे उसका कटाई होगा, निकाई हो गया, आयरन के टूल से ज़्यादा अच्छे से होने लगेगा। साथ में क्या है कि आज के समय जैसा एंशिएंट हिस्ट्री नहीं रहा था। उस समय का जो जियोलॉजी था, जियोग्राफिकल कंडीशन था, वो हिल्स था, माउंटेन्स था और डेंस फॉरेस्ट था। और जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप किया गया तो अपने जो आसपास का एरिया था और जो आसपास का फॉरेस्ट था उसको क्लियर करके वो उसको खेत के रूप में यूज करने लगे थे। लेकिन जब तक उन लोगों के पास आयरन का टूल्स नहीं था तो उस जंगल को क्लियर करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था। इट्स अ वेरी टीडियस टास्क एंड डिफिकल्ट टास्क टू क्लियर द वास्ट जंगल। लेकिन जब आयरन टूल्स आ गए तो दे कैन ईजिली क्लियर द फॉरेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रसंग है महाभारत का कि जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य मिला था तो पांडवों ने उस आसपास का एरिया को क्लियर कर दिया था। एक तो उन्होंने जलाया था उसको, साथ में आप वो महाभारत में वो सीन देखे होंगे जब पांचों भाई तलवार से पूरा जंगल को काट रहे हैं। तो इससे दिखाता है कि जब आयरन टूल्स उन लोगों के पास आ गया तो किस तरह से फास्ट वो जंगलों की सफाई करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने कल्टिवेशन में लाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि लार्ज एरिया कल्टिवेशन में आने लगा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगी। और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो जनरली आज के समय में जो एग्रीकल्चर हो रहा है और उस समय के एग्रीकल्चर हो रहा है वो उसमें काफ़ी डिफरेंट था। उस समय का जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ था उसमें एग्रीकल्चर सबसे बड़ा था, और क्योंकि ये डायरेक्ट लोगों को पेट भरने के काम में आता था और जनरली जो प्रोडक्शन होता था वो इतना ही होता था पहले कि ताकि वो अपने पूरे परिवार का पेट भर सके, और बहुत ज़्यादा वो इतना नहीं बचता था कि जिसका वो ट्रेडिंग कर सके। इसके कारण उस समय जब देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड तक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी या ट्रेड वगैरह नहीं होता था। लेकिन जब आयरन का यूज होने लगा और उसके साथ साथ उसमें पैडी ट्रांसप्लांटेशन का भी प्रोसेस शुरू हो गया था। पैडी ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि पहले आज के समय हम लोग देखते हैं पैडी कल्टीवेशन में, पहले हम उसका बिचड़ लगाते हैं, फिर जो प्लांट्स होता है उसको निकाल के हम दूसरे फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रोसेस से जो पैडी का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन जनरल वे में, जैसे कि हम डायरेक्ट स्प्रेडिंग मेथड से जो प्रोडक्शन करते हैं। तो
तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जो किसान लोग हैं वो अपने यूज़ से ज़्यादा फसल पैदा करने लगे, तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा था वो बाज़ार में जाके बेचने लगे, जिससे कि दूसरे लोगों को भी जो कि खेती नहीं कर सकते थे उसको भी अनाज मिलने लगा। साथ साथ जब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो घर के ही कुछ लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर के प्रोसेस से बाहर नहीं निकलने लगे, एग्रीकल्चर के प्रोसेस से बाहर निकल के कुछ दूसरा प्रोडक्शन का काम करने लगे या ट्रेड करने लगे। तो इस तरह से ट्रेडिंग सिस्टम और आर्टिजन सिस्टम डेवलप हुआ उसमें। हम ये देख लिए कि डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड इसका इफेक्ट कैसे हुआ, और इसने डिस्कवरी ऑफ आयरन ने सेकेंड अर्बनाइजेशन को जन्म दिया। इट स्टार्टेड सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ऑलमोस्ट वो एक सिटी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ही था, या कह सकते हैं अर्बन सिविलाइजेशन ही था, क्योंकि जो अर्बन सोसाइटी के सारे कुछ जो भी होते हैं, एक रूलर होता है, ट्रेडिंग सिस्टम होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज होता है, वो सारा कुछ हड़प्पन कल्चर में हम देखते हैं। लेकिन हड़प्पन कल्चर का जो पतन के बाद ये अर्बनाइजेशन इंडिया में ख़त्म ही हो गया था। लेकिन जब आयरन आया तो इसके कारण जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो इसने एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसके कारण सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ। इसके कारण बहुत सारे सिटीज आए, सिटी डेवलप हुए और 16 महाजनपद डेवलप हुए। अब है कि महाजनपद में डेवलपमेंट में क्या किन किन चीज़ों ने रोल प्ले किया। तो अभी हम लोग डिस्कस किए डिस्कवरी ऑफ आयरन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एडवेंट ऑफ महाजनपदा। उसी तरह एक हम लोग देखते हैं कि इसके पहले महाजनपद से पहले जो हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड था तो उसमें रेड बेयर का यूज किया जा रहा था। जो उस समय का जो बेयर होता था, जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो रेड बेयर होते थे, लेकिन इस समय नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर यूज किया जाने लगा, जो कि काफ़ी चमकीला होता था और काफ़ी एक लग्जरी टाइप का ये बेयर था। साथ में हम लोग देखेंगे कि इसी कारण ट्रेड में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट अपने ज़रूरत से ज़्यादा बच जाता था तो उसको फिर ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने लगे। जब ट्रेडिंग करने लगे तो जिस एरिया में प्रोडक्शन नहीं होता तो वहाँ पे अनाज आने लगा, और वहाँ से जो प्रोडक्शन होती थी जैसे आर्टिजन के रूप में कपड़े हो गए, टूल्स हो गए, सॉल्ट हो गया, मसलिन हो गया और फिर सिल्क हो गया, तो इन तरह की चीज़ों का आदान प्रदान होने लगा और ट्रेड डेवलप हुआ। और इसके कारण 6 महानगर मिडिल गंगेटिक वैली में डेवलप हुए। वो थे श्रावस्ती, साकेत, राजगृहा, चंपा, कोसला एंड कौसाम्बी। इसमें हम लोग देखते हैं कि राजगृहा और जो चंपा था वो बिहार में था। साल्ट पॉटरी, टेक्सटाइल, कॉपर, सिल्वर, आयरन, टिन, इन सब चीज़ों का ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया उस पीरियड में। साथ में हम लोग देखते हैं कि पहले कोई कॉइन्स वगैरह हम लोग जनरली नहीं पाते हैं, लेकिन महाजनपद से पंचमार्क्ड कॉइन्स यूज होना शुरू हो जाता है। पंचमार्क्ड कॉइन्स के बीच में एक पंचिंग किया होता था जो सिंबल होता था, और वो आइडेंटिफाइड करता था कि इसको किसने इश्यू किया है। इट वाज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। तो हम लोग देखते हैं कि महाजनपदा में कॉइन पहले बार्टरिंग सिस्टम होता था ट्रेडिंग में, कि आप अनाज दे रहे हैं तो उसके बदले में सॉल्ट ले रहे हैं या कोई दूसरा ज़रूरत का सामान ले रहे हैं। लेकिन पंचमार्क कॉइन आ जाने के बाद ट्रेडिंग और आसान होने लगी। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पंचमार्क कॉइन्स में जो पंचिंग होता था वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी होता था कि किसने इसको इश्यू किया है, और एक तरह से ऑथराइजेशन भी होता था कि आप इसको यूज किसी भी तरह से कहीं भी कर सकते हैं। उसमें जो 2 तरह के कॉइन थे, सिल्वर कॉइन था, कॉपर कॉइन था। तो सातमाना करस्पाना जो था वो सिल्वर कॉइन था, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। सातमाना एंड करस्पाना वेर सिल्वर कॉइन एंड नस्का एंड काकनी वाज कॉपर कॉइन। सातमान करस्पाना सिल्वर कॉइन, नासाका एंड काकनी वाज कॉपर कॉइन। अब ये देखिए इंडिया का समय का महाजनपद का ये मैप है। इसमें देख रहे हैं नॉर्थ में कुरु है, पंचाल है, कोसला है, मल्ला है, काशी है, बज्जी है, अंगा है, मगध है। ये जो हमारा मगध है ये सदर्न बिहार में। वत्सा है, चैत्या, अवंती, मत्स्या, सुरसेना, अस्का, यहाँ कम्बोजा एंड गांधार है। तो ये 16 महाजनपद हैं 600 BC में जो प्रोमिनेंट हुए थे। अब है हम 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे, उनके नाम जानेंगे, उनका कैपिटल क्या था और आज के समय में उनका कौन सा रीजन माना जाता है। जैसे अंगा है, अंगा चंपा एरिया था। अंगा जो महाजनपद था उसका कैपिटल चंपा था। चंपा आजकल ये जो भागलपुर है, साथ में हमारा मुंगेर है, खगड़िया कुछ पार्ट है, वो इस एरिया में आता है।
दूसरा मगधा है, इसको गिरिब्र, इसकी कैपिटल गिरिब्रज है, राजगृह था। बाद में ये कैपिटल उदयन ने इसको चेंज करके पाटलिपुत्र ले आया था। इसका आज का जो मॉडर्न रीजन है गया और पटना डिस्ट्रिक्ट है, इसको कवर करता है। बत्सा, बत्सा के कैपिटल कौशाम्बी था, और जो प्रेजेंट एरिया जो इलाहाबाद का है ये इसमें आता है। डियर फ्रेंड्स, ये जो 16 महाजनपद कैपिटल्स मॉडर्न रीजन जो है, इसका आज का रीजन में कौन सा एरिया आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लेने की जरूरत है। उसी तरह काशी, आप लोग सब जानते हैं काशी एरिया का कैपिटल काशी था, और आज का ये वाराणसी से रिजेंबल करता है। उसके बाद कोसला था जिसका कैपिटल श्रावस्ती था, और मॉडर्न अवध जो है आज के समय में वो एरिया इसमें था। पांचाला इसका हिछात्रा या कंपिलिया कैपिटल था, और जो वेस्टर्न यूपी का पोर्शन है वो पांचाल में माना जाता है। द्रौपदी पांचाल की ही पुत्री थी, आप लोग जानते होंगे। कुरु, जो कौरव पांडव वाला एरिया जो कुरु एरिया है, उसका कैपिटल इंद्रप्रस्था था, और ये मेरठ तथा साउथ ईस्ट हरियाणा पोर्शन को कवर करता है। उसी तरह मत्स्य को आप जानते होंगे कि ये महाभारत में भी प्रसंग है कि पांडव लोग जो अपने एक 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष जो अज्ञातवास के पीरियड था, वो इसी मत्स्य किंगडम में विराटनगर में सब लोग डिफरेंट वेज बदल कर रहे थे। तो ये विराटनगर, जो मत्स्य का कैपिटल विराटनगर था, और विराटनगर आज के समय में जयपुर एरिया को रिजेंबल करता है। चेदी, चेदी सोतीवती इसका कैपिटल था, जो बुंदेलखंड रीजन है ये आज के समय में इसको रिजेंबल करता है। अवंती, अवंती की कैपिटल उज्जैन या माहिष्मती थी, इसको कि आज का मालवा एंड मध्य प्रदेश एरिया कवर करता है। गांधारा, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में था, इसकी कैपिटल तक्षशिला है, और आज का रावलपिंडी एरिया इसको कवर करता है। कंबोजा, इसका पुंछी था इसका कैपिटल, आज का कश्मीर और हिंदू के का जो रीजन है, जो हिंदू कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है वो इसमें कवर होता है। असमक, इसका कैपिटल प्रतिस्थाना या पैठान भी बोलते हैं इसको, ये जो गोदावरी जो तट है, बैंक ऑफ गोदावरी है, वो एरिया इससे रिजेंबल होता है। बज्जी, बज्जी का कैपिटल वैशाली था, जो हमारे नॉर्दर्न बिहार एरिया है वो माना जाता है, और ये बज्जी जो है वो दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक भी माना जाता है। मल्ला, मल्ला का कैपिटल कुशीनारा था, और आज का देवरिया यूपी एरिया इसे रिजेंबल करता है। तो हमने देखा कि ये 16 महाजनपद थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन प्रोसेस हुआ, जैसे जैसे मगध स्ट्रॉन्ग होते गया, तो ये 16 जनपद धीरे 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 खत्म होते गए। कुछ तो जो है सरेंडर कर दे, दूसरे राजा ने उसे जीत लिया, और कुछ जो है धीरे धीरे खुद ही अपना सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के कारण वो स्वतः ही खत्म हो गए। तो जो बात, जैसे जब बुद्धा के समय में सिर्फ 4 एरिया की बात आती है, बुद्धा के समय आते आते सिर्फ बत्सा, अवंती, मगधा और कोसला एरिया का ही, कोसला महाजनपद के बारे में ही चर्चा की होती है, बाकी सब चीज़ों सब महाजनपद के बारे में चर्चा नहीं होती है। इससे पता चलता है कि बुद्धा के टाइम आते आते, गौतम बुद्ध के समय आते आते सिर्फ वत्स, अवंती, मगधा और कोसला महाजनपद ही बच पाए थे। रेस्ट ऑफ देम वर ईदर सबड्यूड टू दिस पावर्स और ग्रेजुअली गॉट एलिमिनेटेड। मगधा इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मगधा हिस्ट्री के बारे में कि आखिर मगध इतना पावरफुल कैसे हुआ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मगधा के राइज होने में क्या क्या रोल प्ले हुआ, आखिर मगध इतना पावरफुल कैसे बना। ये देखिए उस समय के मगधा के रीजन का मैप है, ये देखिए इस तरह से राजगीर था, कैसे इतना पूरा बड़ा एरिया को उज्जैन तक को अपने कब्जे में ले लिया था, और उसमें का सबसे पावरफुल किंगडम बन गया था। अब है व्हाट वर द रीजन्स ऑफ मगधा टू इट्स प्रोमिनेंस। हाँ, हम लोग देख रहे हैं कि 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद में मगध ही क्यों इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया, व्हाट वर द रीजन ऑफ दिस। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका एडवांटेज जियोग्राफिकल पोजीशन था, जो इसका कैपिटल था राजगृह, मगधा स्टेट का जो कैपिटल था, मगधा महाजनपद का जो कैपिटल राजगृह था, वो 5 इम्पिग्नेबल हिल से घिरा हुआ है। अगर कोई पड़ोसी कोई उस पर अटैक करना चाहे, कोई एनिमी अटैक करना चाहे, तो वो उस समय के पीरियड में काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तो वो पूरा एरिया काफ़ी डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, और वो उसको पार करना नियर टू इम्पॉसिबल था। साथ साथ झारखंड में आयरन ओर की अवेलेबिलिटी थी, जिसके कारण आयरन काफ़ी मात्रा में आ रही थी, और उसको वो लोग अच्छे से यूज कर पा रहे थे। इसके कारण आयरन टूल्स बनना शुरू हो गए, जिसको खेती में काम करना शुरू कर दिए। साथ में उस आयरन टूल्स के वेपन बनाना शुरू किए, जिससे आर्मी को दिया गया, और उससे वो दूसरे जब युद्ध होता था, कहीं वार होता था, तो उसमें वो आयरन जो वेपन थे उससे काफ़ी मदद मिली
दुश्मन को डिफीट करने में। साथ साथ में झारखंड का जो डेंस फॉरेस्ट था उसमें एलिफेंट, आर्मी के लिए एलिफेंट बहुत सारे नंबर भी मिले, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री ऑफ मगधा जानते होंगे या कभी सुना होगा तो उसके पास जो चातुरांगिनी सेना थी तो उसमें जो एलिफेंट आर्मी था, एलिफेंट का जो पार्ट था, घोड़े वाला जो सेना था, हाथी वाला जो सेना था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता था। और जब सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था तो इस एलिफेंट ने काफ़ी ग्रेट रोल प्ले किया था। तो झारखंड के फॉरेस्ट से एलिफेंट काफ़ी संख्या में मिल रहे थे, जिससे कि मगध की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तीसरा, हाईली फर्टाइल ट्रैक्ट। आज का भी जो एरिया हम लोग देखेंगे, अगर गया, नवादा, जहानाबाद, शेखपुरा, जमुई, ये वाला जो एरिया हम देखेंगे, नालंदा का एरिया देखेंगे तो काफ़ी फर्टाइल एरिया है। हालांकि लगातार एग्रीकल्चर एक्टिविटी होने के कारण उसका फर्टिलिटी थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन उसमें भी एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर वगैरह का, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके काफ़ी संख्या में डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है उसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई प्रोडक्शन ग्रोथ है इधर। तो उस समय भी ये हाईली फर्टाइल ट्रैक्ट था, जिससे कि काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा था, और उसके कारण जो है ट्रेड एंड अदर एक्टिविटीज़ में भी हेल्प मिलना शुरू हो गया। साथ साथ क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस भी ज़्यादा होने लगे राजा के पास। इसके कारण जब कलेक्शन ऑफ टैक्स बढ़ेगा तो राजा एक बड़ी आर्मी को अपने पास रख पाने में सक्षम हो पाया। लेटर उदयन शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा आप लोग जानते होंगे कि गंगा के किनारे बसा हुआ है, साथ साथ में जो गंडक रिवर है, पुनपुन है, सोन है, इसके कॉन्फ्लुएंस, गंगा एंड सोन के कॉन्फ्लुएंस पे पाटलिपुत्रा बसा हुआ है। तो उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी मदद मिलती थी। आर्मी कैन बी सेंट टू ऑल द डायरेक्शन। जो पाटलिपुत्रा का लोकेशन था उससे आर्मी किसी भी दिशा में भेज सकते थे किसी भी बार पीरियड में। पिवोटल कमर्शियल ट्रेड रूट पोजीशन, गंगा रिवर जो थी उस समय, उसको ग्रेट ट्रेड रूट था, जिसके कारण कि वो ट्रेडिंग कहीं से भी किया जा सकता था। सम ग्रेट एडवेंचरस रूलर भी हुए, बिम्बिसारा हुए, अजातशत्रु हुए, जिन्होंने कि इसका मगध का एरिया बढ़ाने में, इवन नंदा डायनेस्टी जो है मगध का एरिया बढ़ाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। वो मगध का जो बाउंड्री है वो काफ़ी दूर तक लेके चले गए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे डायनेस्टीज ऑफ मगध, कि जो मगध इतना पावरफुल हुआ तो उसमें किन किन डायनेस्टी ने रूल किया, और उसमें क्या क्या, कौन कौन से रूलर थे और क्या उनका इंपॉर्टेंट रोल था। तो सबसे पहला बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथा डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी। तो इसमें बृहद्रथा डायनेस्टी था, इट इज फाउंडेड बाय बृहद्रथा सन ऑफ चेदिराज वासु। इसको याद रखना है, बृहद्रथ डायनेस्टी ने को फाउंडेड बाय बृहद्रथा, जो कि चेदिराज वासु के पुत्र थे। साथ में इसका जो सबसे बड़े रूलर थे, सबसे पावरफुल रूलर थे, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे, ही दैट वाज जरासंधा। Jarasandha defeated Kasi, Malwa, Anga and Kalinga also. Finally, he was killed by Bhima, and Jarasandha was succeeded by Sahadeva. Or Ripunjaya was the last ruler of Bridhartha dynasty. He was killed by his minister Pulik. हमको ये याद रखने की जरूरत है कि जो बृहद्रथा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे रिपुंजय थे, जिनको उनके मिनिस्टर पुलिक ने मर्डर कर दिया था। He was killed by Pulik. पुलिक एंड हिज सन वर किल्ड बाय माहिये। माहिये के द्वारा किल किया गया था। एट द टाइम ऑफ बृहद्रथा कैपिटल वाज वासुमित्रा और ग्रीव्रजा। उस समय कैपिटल क्या था? वासुमित्रा और ग्रीव्रजा। इसके बाद जो बृहद्रथा डायनेस्टी के बाद हर्यक डायनेस्टी ने इसको रूल किया। हर्यक डायनेस्टी मगध डायनेस्टी का एक सबसे पावरफुल डायनेस्टी था, और इस समय जो है इसका बाउंड्री मगध का काफ़ी दूर दूर तक फैल गया था। इट वॉज फाउंडेड बाय बिम्बिसारा 544 BC टू 493 BC। इन्होंने काफ़ी बुद्धिमानी से काम किया। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ कोसला और लिच्छवी से किया, जिसके कारण कि वो एरिया भी इनके प्रभाव में आ गए, और हैड फ्रेंडली रिलेशन विद अवंती के प्रद्योता के साथ उनका बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे। ये जो जीवक है, जिनके बारे में आज भी हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े फिजिशियन, एंशिएंट फिजिशियन रहे थे, वो इन्हीं के कोर्ट में थे, बिम्बिसारा के ही कोर्ट में थे। और उन्होंने अपने फिजिशियन जीवक को प्रद्योता के जॉन्डिस को ठीक करने के लिए भेजा था, उनको ठीक भी कर दिया था, जिसके कारण अवंती और मगध के बीच काफ़ी कोर्डियल रिलेशन था। साथ में बिम्बिसारा बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को पैट्रनाइज किए। फाइनली ही वाज किल्ड बाय हिज सन अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु न हो, उन्होंने, ऐसा माना जाता है, वो 495 टू 462 BC तक रूल किया मगधा पर। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कंकर। जिस तरह से बिम्बिसारा ने
पॉलिसी ऑफ फ्रेंडली रिलेशन अपनाया था, लेकिन अजातशत्रु ने बिम्बिसारा की पॉलिसी को टोटली उलट दिया और उन्होंने पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट अपनाया। और इसके साथ ही उन्होंने अपने मेटरनल अंकल प्रसेनजीत जो कोसला के राजा थे उनके ऊपर भी वार शुरू कर दिया। इन्होंने वैशाली के लिच्छवी को भी हराया और फाइनली उन्होंने जो मगध का था बाउंड्री था वो काफ़ी दूर दूर तक बढ़ा लिया था। ही वॉज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म एंड अर्लियर माना जाता है ऐसा कि वो पहले जैनिज्म के फॉलोअर थे, लेकिन बाद में वो बुद्धिज्म के फॉलोअर हो गए थे। और ऐसा ये भी माना जाता है कि उन्होंने बुद्धा से मिला था, और इसका जो वर्णन है, इंडिकेशन है, भरहुत स्कल्पचर में मिलता है। थोड़ा सा ये याद करने की चीज़ है कि जो अजातशत्रु की मीटिंग जो हमारे गौतम बुद्धा के साथ है उसका डिस्क्रिप्शन भरहुत के इंस्क्रिप्शन में मिलता है। उदयनवाद इंपॉर्टेंट रूलर, उदयन ही थे जिन्होंने कि मगधा के कैपिटल राजगिरी से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। नागदस्का वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्नक डायनेस्टी। शिशुनागा वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। उन्होंने हर्यक डायनेस्टी के राष्ट्र नागदस्का को डिथ्रोन करके खुद शिशुनाग डायनेस्टी का स्थापना किया 412 बीसी में। दैट टाइम ही वाज द गवर्नर ऑफ काशी, मेड वैशाली इट्स कैपिटल। पाटलिपुत्रा से अपना कैपिटल वैशाली ले गए थे। उन्होंने अवंती को हराया और जो लॉ मगधवंती का बहुत लंबे समय से बाढ़ चला आ रहा था उसको खत्म किया। फाइनली शिशुनागा वाज सक्सीडेड बाय कालाशोका एंड मेड पाटलिपुत्र इज परमानेंट पर्ट। जिस तरह से हमने देखा क्या कि शिशुनागा ने अपना कैपिटल यहाँ से हटा के वैशाली लेके चले गए थे, तो कालाशोका ने फिर जो है वैशाली से अपना कैपिटल मगध का पाटलिपुत्र वापस ले आए, और उसके बाद से पाटलिपुत्रा ही मगध एम्पायर का परमानेंट कैपिटल बन गया। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कालाशोक के ही पैट्रोनोज में हुआ था। इसके बाद है नंदा डायनेस्टी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, क्योंकि इसी को ख़त्म करके, इसी को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को का ये स्थापना किया, जिसके कारण मौर्य डायनेस्टी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को उस समय कवर करता था। फाउंडेड बाय महापद्मनंदा बाय डिथ्रोनिंग शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर को हटा के नंदा डायनेस्टी की शुरुआत महापद्मनंदा ने किया, और इन्होंने अपना किंगडम काफ़ी दूर दूर तक फैला लिया था। ये डिफीटेड कुरु, पंचाला, अस्मक एंड सूरसेन। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन खारवेला डिस्क्राइब कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय नंदा रूलर। तो हाथी गुम्पा खारवेल का हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है, वो बताता है किस तरह एक नंदा रूलर ने खारवेला नंदा रूलर ने इसको कलिंगा को अपने कब्जे में कर लिया था, और वो जो रूलर थे मोस्ट प्रोबेबली महापद्मनंदा ही थे। एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट महापद्मनंदा वाज सक्सीडेड बाय हिज 8 सन्स, और धननंदा वाज द लास्ट रूलर, और वो धननंदा वाज वेरी पावरफुल बट वेरी अनपॉपुलर ऑल्सो। कहा यह भी जाता है कि उसी मगध के पावरफुल आर्मी के कारण जिसके रूलर उसमें धनानंद थे के कारण अलेक्जेंडर जो उसमें आए हुए थे, इंडिया पे अटैक किया हुआ था वेस्टर्न पोर्शन पे, नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन पे, वो मगध की ओर नहीं बढ़े क्योंकि उनको डर था कि धनानंद की जो सेना उनको हरा देगा। फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य विद हेल्प ऑफ चाणक्य डिथ्रोन हिम एंड बिकम रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज देखा किस तरह से महाजनपद का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से आयरन टूल ने पूरे अर्बनाइजेशन प्रोसेस को पूरे